माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 में सेक्शन 4 की 4 के आगे सेक्शंस के। देखिए, हम सेक्शन 3 तक आपको बता चुके हैं और कब पब्लिश हुआ था और कब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट का एसेंट मिला था। इसमें कितने इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में टोटल 24 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 24 सेक्शन है। हम इसमें बात कर चुके हैं सेक्शन 3 तक, ठीक है। सेक्शन 2 फर्स्ट में क्या बताया था? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की बात कर रही थी। सेक्शन 2 में क्या बात करी थी? डेफिनेशन की बात करी थी। ए में बिल्डिंग बताई थी कि बिल्डिंग में इंक्लूड क्या होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। लैंडलॉर्ड भी हमने लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन जानी थी, टेनेंट की डेफिनेशन जानी थी और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होंगी। अब सेक्शन 3 में क्या बताई थी? एग्जाम्पशन की बात करी थी। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? डायरेक्ट कर सकती है किसी की, ये जो एक्ट है हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होगा, किस रेंटेड लैंड पे एप्लीकेबल होगा, किस रेंटेड लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या कहता है? बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट, ठीक है। फेयर रेंट कौन डिटरमाइन करेगा? इसमें कंट्रोलर, मैंने आपको बताया था कौन डिटरमाइन करता है? कंट्रोलर डिटरमाइन करेगा फेयर रेंट को। लेकिन कब करेगा? क्वेश्चन आता है कि जो फेयर रेंट है कौन डिटरमाइन करेगा, तो आंसर होगा क्या होगा? कंट्रोलर करेगा। बट कब डिटरमाइन करेगा? तभी डिटरमाइन कर जब कोई भी टेनेंट या जो लैंडलॉर्ड होगा कोई एप्लीकेशन लगा देंगे कि भाई, तभी क्या करेगा? कंट्रोलर डिटरमाइन करेगा फेयर रेंट को। और वो कब से स्टार्ट होगा? जो फेयर रेंट है कब से स्टार्ट होगा? शैल ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जब लगाई है उस दिन से वो फेयर रेंट जो डिटरमाइन करे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में। इसमें 2 बात करी गई है। कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है 31 दिसंबर 1961 में, इसमें डेट क्या याद करनी है? 31 दिसंबर 1961 की। कोई भी सबसेक्शन ए और इसमें और बी दोनों बात करता है 31 दिसंबर 1961 की। लेकिन जो ए है वो बात करता है 31 कोई भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हुआ है 31 दिसंबर 1961 से पहले या 1961 तक, ठीक है, उसकी बात करी है। और बात बी में क्या बात करा है? कोई भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बिल्डिंग में 31 दिसंबर 1961 के बाद, तो उनका रेंट क्या होगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन ए की, जो बात करता है 31 दिसंबर 1961 से पहले या 1961 तक कोई भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसमें क्या होगा? उसका रेंट क्या होगा? कि देखिए, कोई भी जो सिमिलर, जो उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी सिमिलर लोकेलिटी है या कोई भी सिमिलर लैंड है या बिल्डिंग है, तो उसमें जो रेंट होगा वही प्रिवेल करेंगे हम इस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 31 दिसंबर 1961 के बाद कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें कितना फेयर रेंट होना चाहिए, तो उसमें हम क्या डिसाइड करेंगे? हम देखेंगे कि अगर कोई लैंडलॉर्ड या जो टेनेंट है उन्हें कोई एग्रीड कर रखा है तो वो हम रेंट को प्रिवेल करेंगे। बट अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा है तो उस केस में क्या करेंगे? उस बिल्डिंग से रिलेटेड सेम कोई लोकेलिटी है या कोई भी सिमिलर बिल्डिंग है, उसमें जो रेंट था वही रेंट हम इसमें प्रिवेल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 की, जो बात करता है अगर कोई लैंडलॉर्ड चाहता है कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी, अपने इस बिल्डिंग में क्या करना है, अपना रेंट इंक्रीज करना है, तो इस केस में जो कंट्रोलर होगा वो क्या कर सकता है? इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, अमाउंट को रेंट के। लेकिन कितना? 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। क्या कर सकता है कंट्रोलर? इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है रेंट को। बट अगर इंक्रीज कर रहा है तो और डिक्रीज कितना करेगा? 25% से ज़्यादा को एक्सीड नहीं कर सकता उस रेंट को। अब बात करते हैं 4, जो फेयर रेंट है जो बिल्डिंग का और रेंटेड लैंड का, वो फिक्स्ड होगा किसके अंदर? ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 के अंदर डिटरमाइन किया जाएगा फेयर रेंट। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है? 4 का सबसेक्शन 5 करता है कंट्रोलर जो है ना फिक्स कर सकता है फेयर रेंट को किसके बेसिस पे? कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे। किसके बीच में होगा? पार्टीज़ के बीच में। जो कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है पार्टीज़ के बीच में, पार्टीज़ कौन होंगे? लैंडलॉर्ड होंगे या टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट होंगी, पार्टीज़ होंगी, उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस बेसिस पे क्या करेंगे कंट्रोलर? कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस में फेयर रेंट को क्या करेंगे? डिसाइड कर लेंगे कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ के इतना रेंट फिक्स हो रहा है आपको, तो आपको इतना ही क्या करना है प्रोसीडिंग में। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है रेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के द्वारा, पार्टीज़ के द्वारा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे जो रेंट हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोलर फिक्स कर देगा वो फेयर रेंट को, ठीक है। अब क्या है, जो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो तो वैसे देखिए कंट्रोल में, वो हम आगे पढ़ेंगे जो डिस्प्यूट होगा। लेकिन अभी क्या, जो रेंट हमारा डिसाइड हुआ है, ठीक है,
कि ये इतना रेंट आपको, फेयर रेंट आपको देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि ये फेयर रेंट इतना है, कॉम्प्रोमाइज़ होके ये डिसाइड हुआ है कंट्रोलर ने कि इतना इतना आपका रेंट है, तो वो क्या होगा, वो बाइंड होगा दोनों पार्टीज़ में, चाहे वो टेनेंट हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, दोनों क्या होंगे, बाइंड होंगे, उस उतने ही रेंट उन्हें पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 क्या कहता है, रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 4 क्या बात करता था, डिटरमाइन कर रहा था फेयर रेंट को, लेकिन सेक्शन 5 में क्या होता है, फेयर रेंट का रिवीजन हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कोई भी जो हमारा रेंट फिक्स हुआ है किसके अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर है, सॉरी सेक्शन 4 के अंदर हमने ऊपर अब क्या करा था, डिटरमाइन किया था फेयर रेंट, उसके अंदर कोई भी अगर जो हमारा रेंट फेयर रेंट फिक्स हुआ है तो उसमें क्या होगा, कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता और डिक्रीज नहीं होगा 5 साल के लिए। कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि अगर अंडर सेक्शन 4, अगर 4 के अंदर अगर कोई भी रेंट हमारा डिसाइड हो गया है तो क्या उसका फर्दर इंक्रीज हो सकता है और कितने साल के लिए इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता, तो हम बात करेंगे 5 ईयर्स की। उसमें बताया गया, सेक्शन 5 में बताया गया 5 ईयर्स की बात हुई है, ठीक है। अब प्रोविजो दे रखा है, इसमें प्रोविजो दे रखा है। प्रोविजो क्या होगा कि जो अगर लैंडलॉर्ड के एक्सपेंस पे कोई भी क्या हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है या एडिशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस बिल्डिंग में, जैसे बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ठीक है, टेनेंट रह रहा है और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी थी, अब उसमें क्या कर रखा है, जो लैंडलॉर्ड है अपने एक्सपेंस पे उस बिल्डिंग में क्या करता है, उस बिल्डिंग को ठीक कर देता है, ठीक करवा देता है और उसको इम्प्रूव कर देता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करवा देता है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर सकता है रेंट को। अब डिक्रीज भी कर सकता है, कब कर सकता है, अगर वो एमिनिटीज़ में क्या हो रहा है, डिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अगर अकोमोडेशन एमिनिटीज़ हमारी में कमी आ रही है तो उस केस में भी क्या कर सकता है, डिक्रीज हो सकता है रेंट, ठीक है। अब कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होगा किसके बीच में, टेनेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उस केस में जो डिस्प्यूट जाएगा किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के। देखिए इजी है बहुत, यहाँ पे सिर्फ मोस्टली कंट्रोलर की बात करते हैं, जो मेन अथॉरिटी यहाँ पे किसकी है, कंट्रोलर की बात करती है। डिटरमाइन भी कौन करेगा, फेयर रेंट डिटरमाइन करेगा कंट्रोलर, और कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रखा है वो किसके पास जाएगा, कंट्रोलर डिस्प्यूट देखेगा, ठीक है। और बात क्या है, अगर कोई भी हमारा एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हैं अब सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 की बात करता है लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। जो लैंडलॉर्ड होगा जो ना फेयर रेंट के एक्सेस में कोई भी चीज़ रिकवर नहीं, क्लेम नहीं कर सकता। अब क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा, सेक्शन 6 में कहा है जो लैंडलॉर्ड होगा वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी। सेक्शन 6 का सब सेक्शन एक है, सेक्शन 6 का एक क्या कहता है, कोई भी लैंडलॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता, किसी भी प्रीमियम को रिसीव नहीं करेगा, कोई भी उस फेयर रेंट से रिलेटेड कोई भी एडिशन को क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, ठीक है। जो फेयर रेंट हमारा डिसाइड हो गया उसके एक्सेस में कोई भी जो लैंडलॉर्ड होगा वो क्या नहीं करेगा, वो कोई भी प्रीमियम को क्लेम नहीं कर सकता। और लेकिन क्या होगा कि जो एडवांस में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जो लैंडलॉर्ड है वो 1 मंथ का जो अमाउंट है वो क्या कर सकता है, 1 मंथ का रेंट को ले सकता है एडवांस में। देखिए कई जगह पे जो ना एडवांस पेमेंट होती है तो उसका 1 महीने का, तो इस केस में क्या कर सकता है, वो एक्सेस जो फेयर रेंट एक्सेस है वो उसको क्या कर सकता है, उस एक्स्ट्रा यानी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता प्रीमियम को, लेकिन क्या कर सकता है, 1 महीने का जो फेयर रेंट है 1 महीने के रेंट को वो एडवांस में ले सकता है, ठीक है। अब बात इसमें सब सेक्शन बी क्या कहता है, सेक्शन बी करता है अगर कोई भी एग्रीमेंट, अगर कोई भी फेयर रेंट डिटरमाइन कर दिया है कंट्रोलर के द्वारा, अब उसमें उसके एक्सेस में कोई भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि जितना फेयर रेंट डिसाइड किया उससे ज़्यादा तुम लोगे। जैसे अब फेयर रेंट डिटरमाइन हुआ है हमारा 3,000 रुपये की, भाई जो लैंडलॉर्ड को टेनेंट कितने देगा, 3,000 रुपीज़ देगा हर मंथ को। लेकिन ये क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे कि एग्रीमेंट बना लेते हैं कि 4,000 रुपये का, भाई कि जो टेनेंट होगा मुझे 4,000 रुपये दो। इसमें जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो रहा है, ये जो एक्सेस मनी जो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पूरा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बात करी, 2 बात करी है। जो लैंडलॉर्ड होगा क्या नहीं करेगा, जो फेयर रेंट अगर डिसाइड हो चुका है तो उसमें कोई भी एक्सेस में प्रीमियम क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, 1 मंथ का रेंट को क्या कर सकता है, एडवांस में ले सकता है। बट और दूसरे में क्या बोला गया, दूसरे में बोला गया है अगर कोई भी रेंट डिटरमाइन कर दिया फेयर रेंट तो उसके एक्सेस में कोई भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 6A की। सेक्शन 6A क्या कहता है, डिपॉजिट ऑफ रेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, डिपॉजिट ऑफ रेंट की। अगर कोई भी लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर देता है किसी भी रेंट को रिसीव करने से,
कि भाई टीनेंट रेंट देने गया, लेकिन क्या कर लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, या फिर रिसीट को ग्रांट करने से मना कर दिया, तो इस केस में क्या अगर टीनेंट के पास क्या राइट होगा, टीनेंट जो है कंट्रोलर को अप्लाई करेगा। किसको क्या करेगा, टीनेंट अप्लाई करेगा कंट्रोलर में। और सबसेक्शन 2 में क्या कहे, कोई भी डिपॉजिट जो यहाँ पे क्या करेगा, जो टीनेंट होगा वो कंट्रोलर को क्या कर देगा, अपना रेंट पे कर देगा। अब इस केस में क्या होगा, अंडर सबसेक्शन 1 में अगर जो हमारा डिपॉजिट लैंडलॉर्ड को लेना था वो किसको दे दिया, कंट्रोलर को दे दिया गया, तो अब ये माना जाएगा कि जो लैंडलॉर्ड को रेंट देना था वो कंट्रोलर को दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंट ड्यू था वो पे हो चुका है लैंडलॉर्ड को। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 में बोला गया है जो लैंडलॉर्ड हो, जो कंट्रोलर होगा, जिन्होंने क्या करा है, रेंट को रिसीव कर लिया है, उसकी रिसीट, डिपॉजिट ऑफ रिसीट किसको बताएंगे, बोलेंगे कि लैंडलॉर्ड को एक नोटिस देंगे कि भाई मैंने तुम्हारे बिहाफ पे रेंट को क्या कर लिया है, डिपॉजिट कर लिया है, और वो जो बाकी जो रेंट होगा वो किसको चला जाए, किसको दे देगा, कंट्रोलर दे देंगे लैंडलॉर्ड को, कंट्रोलर क्या कर देंगे, रेंट दे देंगे। ठीक है, हमने देख लिया। हमने क्या जाना, हमने सेक्शन 6A में क्या जाना कि जो डिपॉजिट होगा रेंट का, अगर मना कर देता लैंडलॉर्ड तो किसके पास अप्लाई करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है अगर लैंडलॉर्ड रेंट लेने से मना कर देता, इस केस में टीनेंट क्या करेगा, टीनेंट क्या करेगा, अप्लाई करेगा, कंट्रोलर के पास अप्लाई करेगा, और जो टीनेंट होता है वो किसको पे कर देगा, कंट्रोलर को पे कर देगा। क्या पे कर देगा, जो रेंट ड्यू था टीनेंट के पास, लैंडलॉर्ड के पास, कि भाई जो टीनेंट को पे करना था लैंडलॉर्ड को, वो किसको पे कर देंगे, कंट्रोलर को पे कर देंगे। और जो कंट्रोलर होंगे, कंट्रोलर क्या करेंगे, कंट्रोलर क्या बोलेंगे लैंडलॉर्ड को, और हाँ ये माना जाएगा जो पेमेंट हुई है कंट्रोलर को, ये माना जाएगा कि जो रेंट पे करना था लैंडलॉर्ड को वो पे हो चुका है। और जो कंट्रोलर होंगे वो क्या करेंगे, जो डिपॉजिट होगा वो किसके पास दे देंगे, वो एक नोटिस देंगे, किसको देंगे, लैंडलॉर्ड को नोटिस देंगे कि भाई ये मैंने क्या करा, ये मैंने आपका रेंट ले लिया है, तो वो जो रेंट आएगा वो किसको वो वापस ट्रांसफर कर देंगे, कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कहता है रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। रेंट जो पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी बट लेकिन कर दी है, गलती से कर दिया, मतलब 5,000 रुपये देने थे, गलती से मैंने कितने दे दिए, 7,000 रुपये दे दिए, और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में वो जो एक्सेस अमाउंट है लैंडलॉर्ड से या उसके हायर से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, जो लैंडलॉर्ड होगा, सॉरी जो टीनेंट होगा, वो कैसे रिकवर करेगा। अब इस केस में कहा गया है जो टीनेंट होगा 6 महीने के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, जब वो जिस दिन से उसने पेमेंट करी थी उसके 6 महीने के अंदर लैंडलॉर्ड से वो टीनेंट क्या ले सकता है, वो पैसे एक्सेस अमाउंट जो होगा वो ले सकते हैं, और किसके द्वारा ले सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ले सकते हैं। क्या कहा, सेक्शन 7 किसकी बात करते हैं, सेक्शन 7 बात करते हैं एक्सेस ऑफ रेंट की, मतलब गलती से हमने क्या कर दिया, एक्सेस रेंट पे कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो किसी और मेथड से भी अगर वो ले सकते हैं टीनेंट पैसे, तो उस मोड ऑफ मेथड से भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कब से, पेमेंट के 6 महीने के अंदर तक। और किससे भी कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड से भी, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 में बताया गया। ठीक है, मैं सेक्शन CPC की डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया था ना सेक्शन 211 में कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 7 की। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, जो बात करता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एटसेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एटसेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटीज। तो इसमें कहा गया है कोई भी रेंट इंक्रीज हो सकता है, कब, अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी में कोई भी टैक्स वगैरह इंक्रीज हो। जैसे हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, रेंट इंक्रीज कर सकता है अगर ये जो कोई भी टेनेंसी कमेंसमेंट हुआ है, उसकी टेनेंसी हुई है, उसके बाद कोई एक्ट आया है, उसमें क्या उसके बाद कोई क्या टैक्स इंक्रीज हुए हैं, या फिर फ्रेश वाटर का टैक्स इंक्रीज हुआ है, फ्रेश रेट टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं, कोई सेस इंक्रीज हुआ है, या कोई टैक्स लिवाई किया गया है इस टेनेंसी के बाद, तो उस केस में क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा वो क्या कर सकता है, रेंट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है जो इंक्रीज होगा रेंट में वो किस लैंडलॉर्ड टीनेंट को बताएगा कि आपका रेंट इंक्रीज होगा, लेकिन कैसे बताएगा, वो बताएगा कि उस एक क्या करेगा, एक लेटर रिटर्न नोटिस ऑफ डिमांड डिस्पैच करेगा, लिखित में बताएगा, रिटर्न नोटिस देगा, किसको देगा, टीनेंट को देगा, कौन देगा, लैंडलॉर्ड देगा कि भाई टैक्सेस बढ़ गए हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था टैक्स बढ़ गए हैं, और या फिर क्या बोलते हैं
कोई भी हमारा क्या हो रहा है, कोई भी हमारा फ्रेश रेट एक्सेस हो गया है, हमारा सेस बढ़ रहा है, ये टैक्स लिवाई जो हमारे टैक्स हुए वो बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, तो एक जो लैंडलॉर्ड होगा वो बताएगा एक रिटर्न नोटिस ऑफ डिमांड में कि भाई ये टैक्स बढ़ गए, आपको क्या है, आपका टैक्स, आपका रेंट इंक्रीज हो गया है, तो प्लीज़ आप ना हमें रेंट इंक्रीज करके दे दीजिए। तो अब टेनेंट क्या कहेगा, जो रेंट इंक्रीज हुआ है वही रेंट देगा। कब देगा, कब से देगा, तब से देगा जब उसको क्या होगा, नोटिस ऑफ डिमांड मिल गया है, मतलब वो रिटर्न नोटिस मिल गया है उस डेट से। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 8 तक पढ़ लिया है। आगे की सेक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर हमें हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।